हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हमारे चैनल पे चल रहा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड करे हैं इस चैप्टर के। पहले वाले में हमारा लाइफ प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में है, और दूसरे वाले में हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। आज का जो हमारा वीडियो होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अलोंग विद न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा पैराग्राफ ये क्या बोल रहा है उसकी बात जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि हर ऑर्गेनिज्म ना अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट होकर रखता है। अडेप्ट होने का मतलब क्या है कि उसे पता है कि यार यहाँ पे क्या क्या जरूरत है, अगर यहाँ पे सर्वाइव करना है तो मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सब उसने कर रखा है। ठीक है। अब अलग अलग तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ठीक है। तो जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है बंदे का, या जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बंदे का, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, टाइप ऑफ फूड, की वो क्या खा रहा है। अगर वो खुद खाना बना के खा रहा है तो ऑटोट्रॉफिक हो गया, किसी और बंदे से ले रहा है तो हेटरोट्रॉफिक हो गया। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, की उसके लिए अवेलेबल एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, कि वो ओमनीवोर है, हर्बीवोर है, कार्निवोर है, क्या है। ठीक है। और तीसरा, हाउ इट इज ऑब्टेन बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म उसको ऑब्टेन करता कैसे है, कि उसको किसी और बंदे से उठा रहा है, या फिर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, या उसको खुद डाइजेस्ट कर रहा है, क्या सीन है। तो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। अब ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी और ना ही कोई टीचर बताता है, ये चीज एनसीईआरटी में क्लियरली लिखी हुई है। तो कल को अगर क्वेश्चन आता है कि द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन, तो ये तीन चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि जो फूड है वो स्टेशनरी है या नहीं है। जैसे पेड़ वगैरह स्टेशनरी होते हैं तो वो स्टेशनरी फूड हो गया, जो चलते हैं। अगर आप जानवर को खाते हो, जानवर तो चलते रहते हैं, तो मोबाइल फूड हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कैसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, उसके उससे लेगा। तो हम लोग ना ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे डायरेक्टली डिपेंडेंस हो चाहे इनडायरेक्ट डिपेंडेंस हो। ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी तीन तरीके का होता है। एक होता है पेरिसिटिक, दूसरा होता है होलोजोइक, और तीसरा होता है सेप्रोफिटिक। पहले बात करते हैं पेरिसिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। पेरिसिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलता है? ये ऐसे बोलता है कि मान लो दो बंदे, एक है होस्ट एक है पैरासाइट। होस्ट वो बंदा है जो खाना देगा, पैरासाइट वो बंदा है जो खाना लेगा। ठीक है। तो पैरासाइट क्या करता है, या तो वो होस्ट की बॉडी के अंदर घुस जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे एंडो पैरासाइट। और या फिर वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेगा, उसको हम बोलेंगे एक्टो पैरासाइट। ठीक है। तो पैरासाइट होस्ट से खाना लेता है, चाहे उसके अंदर घुस के ले चाहे उसके ऊपर बैठ के ले। ठीक है। और वो होस्ट को मारना नहीं चाहता, उसका एम कभी भी होस्ट को किल करने का नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा है तो उसको आप बोलोगे एंडो पैरासाइट। अगर वो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है तो उसको आप बोलोगे एक्टो पैरासाइट। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम खाना किसी और से उठा रहे हैं, और वो जिस बंदे से हम खाना उठा रहे हैं उसको आप क्या बोलते हो, होस्ट। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एंडो का हो गया टेपवर्म एंड राउंड वर्म। ये कुछ वर्म्स होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और इंटेस्टाइन से वो खाना एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर हो गया एक्टोपैरासाइट, जैसे लाइसेस, जुएं हो गई, टिक्स हो गई, लीचेस हो गए, कसकटा हो गया। कसकटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कसकटा एक प्लांट है बेटा, ऐसा प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहा है, जो दूसरे प्लांट के ऊपर बैठा रहता है और उनसे खाना उठाता है। कसकटा को हम लोग अमरवेल बोलते हैं। अमर तो है ही ना भाई साहब, जब तक उसके बाजू वाला जिसके ऊपर वो बैठा है वो अमर है, तब तक ये भी अमर है। इसको खुद का खाना तो बनाना है नहीं, किसी और से उठाना है। ठीक है, चलो डन। अगला आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसके अंदर द होल फूड पार्टिकल। ठीक है, आप जो भी खाना खाते हो आप उसको बॉडी के अंदर डालोगे, अंदर उसको डाइजेस्ट किया जाएगा और फिर अब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है। होलोजोइक में ये जो होलो है ये होल से आया है। That means the whole food particle it will be taken inside the body and it will be digested and then absorbed. ठीक है। पैरासिटिक में क्या हुआ था, हमने बना बनाई चीज को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके अंदर आप अंदर डालोगे, इंजेस्ट करोगे, फिर डाइजेस्ट करोगे, फिर एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा होता है। ठीक है। देर आर 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेशन, इंजेशन में क्या होता है, आपने एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बॉडी के अंदर डाल लिया है। डाइजेशन में क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स फूड है वो सेल के अंदर घुस नहीं पाएगा, तो आप कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करोगे, इतना सिंपल कि भाई साहब वो तुम्हारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करा दो या फिर लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब करा दो। क्यों? क्योंकि जो डिलीवरी बॉय है वो कौन है, या तो ब्लड या फिर लिम्फ। तो आप क्या करते हो, खाने को ब्लड या लिम्फ में डाल देते हो और ब्लड और लिम्फ जाके उसको सेल टू सेल डिलीवर करते हैं, तो उसको बोला एब्जॉर्प्शन। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी आपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया है उन न्यूट्रिएंट को सेल यूटिलाइज करता है फॉर अपनी एक्टिविटीज। ठीक है। फिर आता है इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना, दैट इज योर इजेशन। ठीक है। अगला आता है बेटा जी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें ना दो बंदे हैं। एक तो सेप्रोफाइट है ऑफकोर्स जो खाना ले रहा है, और दूसरा है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। जब भी आपका सेप्रोफाइट है वो खाना किससे लेगा, हमेशा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से खाना लेता है। तो मान लो कोई डेड बॉडी है, मान लो कोई डेड बॉडी है, तुम्हारा सेप्रोफाइट आता है और वो इसके ऊपर क्या करता है, अपने एंजाइम डाल देता है डेड बॉडी के ऊपर। वो एंजाइम इसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे, और वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। दैट मीन सेप्रोफाइट ने क्या करा, उसने अपने एंजाइम डाल दिए डेड बॉडी के ऊपर। वो एंजाइम ने उस डेड बॉडी को पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया, और वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड मटेरियल अब उसको सेप्रोफाइट एब्जॉर्ब कर लेता है।
एग्जाम्पल आपकी सारी फंगस, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द फंगस, कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ पैरासिटिक भी होती है, वो हम बाद में सीनियर क्लासेस में बात करेंगे। एक हो गया मशरूम, एक हो गया ईस्ट, एक हो गया ब्रेड मोल्ड, तीन फंगस दे रखी है, तीनों जो है वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाती है। ठीक है, चलिए तो हमारा ये वाला पूरा पैराग्राफ डन हो गया, मैंने इसमें कुछ भी मिस नहीं करा है, सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेते कैसे हैं। यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ के अंदर दो ऑर्गेनिज्म की बातें कर रखी है बेटा, दो बंदे, एक है तुम्हारा अमीबा और एक है पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा को आप भली भांति जानते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से आप अमीबा को जानते हो। अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अगर देखा जाए ना तो अमीबा के पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना ही तुम्हारे पैरामीशियम के पास में डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो अब अलग अलग बंदा अलग अलग तरीके से खाना खाता है, तो अलग अलग बंदे का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग तरीके से होगा, पर इन दोनों के पास में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। इनके पास में ले दे के है क्या, पहले मैं अमीबा की बात करती हूँ। इसका न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है, उसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब मान लो उसको खाना दिख गया, डाइजेस्ट सिस्टम तो है नहीं, मुंह भी नहीं है, तो होगा क्या। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ही ले दे के सारा काम करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, उसका जनरल बॉडी सरफेस, वही तो हो गया, ले दे के सारा काम ये संभालने वाली है। ठीक है, मान लो खाना दिखा, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे एक्सटेंड करती है आगे की तरफ, और एक्सटेंड करके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेगी, जिनको आप फॉल्स फीट बोलते हो या एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। है क्या, सेल मेम्ब्रेन ही आगे जाके एक्सटेंड कर गई है, और एक्सटेंड करके ऐसा तुम लोगों ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लिया, इनको आप क्या बोलते हो, सूडोपोडिया। फिर एक समय के बाद में ये दोनों सूडोपोडिया ऐसे फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करके ऐसा गोल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको आप बोलते हो फूड वैक्यूल। और ये जो फूड वैक्यूल है बेटा जी, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका खाना डाइजेस्ट होगा। तो आपने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद में आपका सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में सेल इसका असिमिलेशन कर लेगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, इसको यूटिलाइज कर लेगा। फिर जो कचरा बचा उसको हम वापस बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंजेशन हो गया, फिर डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एसिमिलेशन भी हो गया, और आपने इजेशन भी कर दिया। इसका मतलब सारे स्टेप्स किसने करे, जनरल बॉडी सरफेस से ही हो गया है। किसी को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जरूरत नहीं पड़ी ना, क्या जरूरत है यार, एक सेल तो है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम डालने की जरूरत क्या है, जब सब कुछ जनरल बॉडी सरफेस से ही हो रहा है। आपने देखा इसमें 5 स्टेप हुए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसका मतलब तुम्हारा अमीबा भी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, और वो किसका पार्ट है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट है। एक वर्ड आता है अमीबा के अंदर जब आप पढ़ते हो, दैट इज फेगोसाइटोसिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी सेल के अंदर जब कोई चीज जाती है, जब अंदर जाती है, उसको आप बोलते हो एंडोसाइटोसिस, और जब कोई सॉलिड चीज अंदर जाती है उसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो आपको जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो बोलेंगे कि भाई फेगोसाइटोसिस क्या होता है। फेगोसाइटोसिस होता है जिसमें अमीबा ना एक सॉलिड चीज को एनगल्फ करता है। सिर्फ अमीबा की बात नहीं होती है बेटा, कोई भी सेल अगर किसी सॉलिड चीज को अपने अंदर लेता है उसको फेगोसाइटोसिस ही बोलते हैं। इतना डन हो गया, ठीक है, सॉर्टेड है। अब देखो, अगर खाना इधर है तो सूडोपोडिया इधर बन जाएगा, खाना इधर है तो सूडोपोडिया इधर बन जाएगा, खाना इधर है तो सूडोपोडिया इधर बन जाएगा, खाना इधर है तो सूडोपोडिया इधर बन जाएगा। मतलब अमीबा के पास में कोई पर्टिकुलर स्पॉट नहीं है जहां से खाना घुसे, हमारे जैसे मुंह होता है। ठीक है, लेकिन पेरामीशियम के पास में है। ये है आपका पेरामीशियम, ऐसी सी बॉडी होती है, इसको स्लीपर एनिमल बोलते हैं। उसकी बॉडी पे पूरे पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप सीलिया बुलाते हो। सीलिया का काम होता है क्या, सीलिया का काम होता है मूवमेंट प्रोवाइड करना। पर यहाँ पे ना ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको मान लो पैरामीशियम का माउथ है, जिसको हम फूड स्पॉट बुलाते हैं। ये वो जगह है बेटा जहां से फूड को अंदर एंट्री करवाई जाती है। ठीक है, अमीबा की तरह ये हर कहीं से फूड नहीं घुसा लेता है। इसके पास में एक स्पेसिफिक जगह है जिसको आप फूड स्पॉट बोलते हो। तो मान लो खाना यहाँ पड़ा है, तो ये सीलिया मूव करेंगे और मूव करके ना इस खाने को बाजू में खिसका लेंगे, और ये खाना फिर यहाँ से एंटर कर जाएगा। फिर अंदर फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एसिमिलेट करा लो, इजेशन करा दो। इसका मतलब पैरामीशियम में देयर इज ए स्पेसिफिक स्पॉट जहां से खाना अंदर लिया जाएगा, और फूड को हम मूव करेंगे किसकी हेल्प से, सीलिया की हेल्प से। यहाँ पे आपसे सीलिया का फंक्शन पूछ सकते हैं कि सीलिया क्या करता है। सीलिया जो होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है वो सबसे मेन काम क्या है, वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा वो फूड का मूवमेंट भी करवा देते हैं। इतना डन, चलिए ओके। तो इसी के साथ में हमारा यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह सब समझा दिए हैं। जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी नहीं है यार ज्यादा। ठीक है, छोटी मोटी बातें दे रखी है, इनको याद करो, निकलो, ज्यादा कुछ नहीं आता है 10वीं के क्लास में। ठीक है, अब शुरू करेंगे बेटा जी हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेट्रोट्रॉफिक, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी और पे डिपेंडेंट है। ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। और वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इसका मतलब द एंटायर फूड पार्टिकल, द होल फूड पार्टिकल, इट विल बी टेकन इनसाइड द बॉडी एंड इट विल बी डाइजेस्टेड फर्दर। इतना डन, ठीक है। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए सॉरी, एक सिस्टम इन्वॉल्व होगा, और उस सिस्टम को आप क्या बोलते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम।
इस डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है, एक लंबी सी ट्यूब है। अब कोई भी ट्यूब है या कोई भी पाइप है, उसकी दो ओपनिंग होती है, एक आगे वाली एक पीछे वाली। इस एलिमेंट्री कैनाल की आगे वाली ओपनिंग को हम बोलते हैं माउथ, विच इज द एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर माने आगे। और पीछे वाली ओपनिंग को आप बोलते हो एनस, विच इज द पोस्टीरियर ओपनिंग, पीछे वाली ओपनिंग। ठीक है। इसके बीच में, माउथ और एनस के बीच में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। यू हैव योर स्टमक, यू हैव योर स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल ऐसी ट्यूब है बेटा जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं है, जिसका डायमीटर बदलता रहता है। पहले ये तुम्हारी ईसोफेगस है, फिर तुम्हारा पेट बन गया, डायमीटर इंक्रीज हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टीन, फिर लार्ज इंटेस्टीन, फिर डायमीटर फिर इंक्रीज हो गया, ये चलता रहता है। फिर आता है एसोसिएटेड ग्लैंड। ग्लैंड्स क्या होता है बेटा, ग्लैंड माने ऐसा ऑर्गन जो कुछ सीक्रेट करता है। अब चाहे वो कोई केमिकल सीक्रेट करे, चाहे हार्मोन सीक्रेट करे, चाहे कोई जूस सीक्रेट करे, कुछ भी करे पर करना चाहिए। ध्यान रखना, ये जो ग्लैंड है ये एलिमेंट्री कैनाल से नहीं बने। ये ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इस एलिमेंट्री कैनाल में भी ग्लैंड होंगे, लेकिन वो हम इसी में पढ़ेंगे। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का ये तीनों कंपोनेंट नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल से बाहर है, इसीलिए हमने इसको अलग से पढ़ रहे। इसमें हम पढ़ेंगे तीन चीजें, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियास। इतना डन हो गया। चलो भाई आगे शुरू करते हैं। अब आती है बेटा जी आपकी एक्टिविटी 6.3। एक्टिविटी 6.3 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। क्या बोलती है, ध्यान से सुनो। दो टेस्ट ट्यूब ले लो भाई, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। दोनों के अंदर डाल दो स्टार्च, एक एक एमएल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाले में डाल दो सलाइवा और सेकंड वाले में सलाइवा मत डालो। और फिर इनमें आयोडीन सोल्यूशन डाल दो और फिर देखो किसमें कलर चेंज हो रहा है। तो हम देखेंगे कि सेकंड वाले में कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, और फर्स्ट वाले में नहीं हुआ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्यों भाई साहब ऐसा क्या हुआ? आपने इसके अंदर सलाइवा डाला था, और सलाइवा में एंजाइम होता है बेटा जी कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज। अब आप जानते हो, नहीं जानते तो आगे हम पढ़ेंगे कि सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ देता है, और स्टार्च को तोड़ के बना लेता है बेटा जी माल्टोज। क्या बनाएगा, माल्टोज। माल्टोज आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता ही नहीं है, और आयोडीन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है स्टार्च टेस्ट में क्या होता है। स्टार्च टेस्ट में होता है कि आपका जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और ब्लू ब्लैक कलर बनाता है। यहाँ पे तो स्टार्च ऐसा का ऐसा था क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज था ही नहीं, तो स्टार्च ने आयोडीन के साथ रिएक्ट कर लिया, ब्लू ब्लैक कलर दे दिया। यहाँ पे आपके सलाइवरी एमाइलेज ने पूरे स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया और माल्टोज बना दिया, और माल्टोज आयोडीन के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा भाई साहब। सही है ना? ठीक है, आगे बढ़े। ओके। अब इस पैराग्राफ में क्या बात दे रखी है, ध्यान से सुनो। अब इसने बोला है कि देखो, आपने खाना खाया, आप जो खाना खाते हो वो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। ठीक है, हमको ना उस खाने को प्रोसेस करना पड़ेगा और छोटे छोटे पार्टिकल बनाने पड़ेंगे जो लगभग सारे छोटे हो और सारे ऑलमोस्ट सेम टेक्सचर के हो। ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे, मान लो आपने इंजेक्शन करा, इंजेक्शन करके आपने माउथ की हेल्प से इंजेक्शन करा, और जब आप मुंह खोलते हो तो एक कैविटी होती है जिसको आप क्या बोलते हो, बकल कैविटी। वो बकल कैविटी के अंदर आपने खाना रख दिया। अब उस बकल कैविटी की जब आप बात करते हो उसमें तीन चीजें। पहली, बकल कैविटी का जो रूफ होती है, जो छत होती है, जिसको आप तलवा बुलाते हो, दैट इज योर पेलेट। ठीक है। फिर बकल कैविटी का जो फ्लोर होता है उसमें आपकी टंग होती है। अब टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें मसल्स प्रेजेंट होती है तभी ये मूव कर पा रही है। दूसरा एक सेंसरी ऑर्गन है, वाई सेंसरी ऑर्गन, क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट बड होते हैं जो आपको सेंस करने में हेल्प करेंगे कि भाई स्वाद क्या है। ठीक है। और तीसरी इसके अगर हम बात करें और क्या फंक्शन कर सकती है, टंग ना आपके सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करती है, टंग आपको बोलने में हेल्प करती है, तो बहुत सारे काम है टंग के देखे जाए तो। ठीक है, इतना डन। फिर उसके अलावा आपकी बकल कैविटी में साइड में दांत प्रेजेंट है। आपके पास में चार तरीके के दांत होते हैं, कौन कौन से, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इतना डन। ठीक है। अब आपने खाना लिया, हम खाने को सॉफ्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है वो बहुत सॉफ्ट है। अगर आप ऐसा हार्ड चीज लोगे ना तो वो लाइनिंग डैमेज हो सकती है। तो आपके खाने को सबसे पहले सॉफ्ट किया जाता है, स्मूथ किया जाता है। तो हम पहले खाने को तोड़ेंगे, हमारे टीथ उसको तोड़ देंगे। उसके बाद में जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, अब सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग लोकेशन है आपके पास में, तीन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और वो तीनों सलाइवरी ग्लैंड के ना पाइप होते हैं। वो पाइप के थ्रू वो सलाइवा रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा जब भी खाने की बात होती है या फिर जब भी खाना दिखता है, हमारी बॉडी, हमारी जो माउथ है उसमें वाटरिंग होने लग जाती है। वो वाटरिंग एग्जैक्टली है क्या, वो सलाइवा है। ठीक है। और वो सलाइवा कब रिलीज होता है, कोई स्टिमुलस मिले खाने वाने का तब रिलीज होगा। सलाइवा रिलीज होता कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड से। ये सलाइवरी ग्लैंड के जो पाइप है वो कहाँ खुलते हैं, ये जो आपका मुंह के अंदर जो स्पेस है ना जहाँ ब्रश डाली जाती है, वो स्पेस के अंदर आपके वो पाइप खुलते हैं, और वो पाइप से क्या आता है बेटा, सलाइवा आता है। क्या आएगा, सलाइवा आएगा। अब सलाइवा में ऐसा है क्या, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या रिलीज करा, सलाइवा रिलीज करा। तीन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है, ये आपको याद नहीं करना है। ठीक है। सलाइवा में होता है 99% पानी। उसके अलावा होता है उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जो हम पढ़ेंगे दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करके क्या बना लेता है, माल्टोज बना लेता है। और ये एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करेगा, एंड दैट पीएच इज 6.8।
ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ एंटीबॉडीज होती है और एक और एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोजाइम बुलाते हैं, जो कि बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है। तो आपने आपके टीथ ने खाने को तोड़ दिया है और फिर आपके सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज कर दिया है। वो सलाइवा जो है वो खाने के साथ में मिक्स हो जाता है। कौन करता है? आपकी टंग करती है। अब खाना जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और अब आपका सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करेगा और सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करके स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा जी? माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब आपके जो मुंह की कैविटी अंदर, बकल कैविटी, उसके अंदर स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। अब स्टार्च एग्जैक्टली है क्या? स्टार्च एक शुगर है। शुगर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेकेराइड, और एक बहुत बड़ी शुगर के लिए वर्ड यूज करते हैं पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। इट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड। मान लो पॉलीसेकेराइड इतना बड़ा होता है तो डाइसेकेराइड इतना होता है। ठीक है। तो सेकेराइड माने शुगर, स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, मतलब पॉलीसेकेराइड है। उसको हम कन्वर्ट करके क्या बना लेंगे? माल्टोज बना लेंगे, विच इज अ सिंपलर शुगर। ये हुआ आपकी ओरल कैविटी में, बस इतना ही होता है। ठीक है। अब जो खाना है वो खाना मिक्स हो गया सलाइवे के साथ में और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है। तो यहाँ पे ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है और वो बॉल जैसे स्ट्रक्चर में आपका स्टार्च जो है वो माल्टोज को कन्वर्ट कर रहा है। स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो रही है बाय द एक्शन ऑफ टाइलिन, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं 6.8 में। अब ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर ये आगे आएगा। ठीक है। बकल कैविटी से आगे एक और पार्ट होता है जिसको फेरिंग्स बुलाते हैं, उसमें आएगा। और फिर फेरिंग से आगे जाएगा आपकी फूड पाइप के अंदर, जिसको आप ईसोफेगस बुलाते हो। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। हमने यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज के फंक्शन की बात कर ली है और हमने यहाँ पे टंग के फंक्शन की भी बात कर ली है। ठीक है। अब आपको इतना पता है कि सलाइवरी एमाइलेज क्या है बेटा? ये एक एंजाइम है। आपकी बॉडी में ना खाने को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए। आपकी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ चीजें टूट रही है, कुछ चीजें बन रही है। चाहे टूट रही है चाहे बन रही है, दोनों में ही आपको एंजाइम चाहिए। आपकी बॉडी की हर केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए, जिनको आप बायो कैटलिस्ट बोलते हो। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एंजाइम का जिक्र हो रखा है। ठीक है। इसकी बात ध्यान रखना आप। हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई डाइजेशन? हमें पता है कि आपने जो खाना खाया है वो कॉम्प्लेक्स फूड है और वो खाने को हमको तोड़ना पड़ेगा और इतना छोटा करना पड़ेगा ताकि वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और वो छोटा करने का काम कौन कर रहा है? आपके एंजाइम और बायोकैटलिस्ट। तो पहला एंजाइम कौन सा आया? सलाइवरी एमाइलेज, जिसने स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया? माल्टोज में। स्टार्च क्या थी? पॉलीसेकेराइड। माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड। इतना डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे बोलस बन गया है, गोला। अब वो आगे जाएगा। अब आगे हवा में तो जाएगा नहीं, ऐसे तो है नहीं यहाँ नीचे फिसल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ना कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है। वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तो आपके खाने को ऐसे आगे पुश कर दिया जाता है। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हुआ है ना मसल्स का एलिमेंट्री कैनाल की, उसको आप बोलते हो पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ठीक है। सिर्फ इसोफेगस की बात नहीं कर रही हूं मैं। पेरिस्टेल्सिस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होगा। तो पेरिस्टेल्सिस एग्जैक्टली है क्या? पेरिस्टेल्सिस होता है द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपकी एलिमेंट्री कैनाल की मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है ताकि आपके खाने को आगे पुश कर दिया जाए। दिस इज पेरिस्टेल्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना डन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इसोफेगस है ना, इसोफेगस के बाद में यहाँ स्टमक आया, तो मतलब आपको खाना कहाँ डालना है? स्टमक के अंदर डालना है। क्या इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता? होता है बेटा। इसोफेगस ने कोई एंजाइम नहीं दिया, यहाँ पे कोई नया एंजाइम नहीं आता। ऊपर से ही आप एक एंजाइम लेकर आ रहे हो, नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज। और वो सलाइवरी एमाइलेज यहाँ से काम शुरू कर रहा था, वो यहाँ तक अपना काम करता ही रहता है। मतलब सलाइवरी एमाइलेज इसोफेगस में एक्टिवेटेड स्टेट में है। अब क्या होता है? इसोफेगस के यहाँ पे हमने ना रिंग फॉर्म में मसल लगा रखी है। रिंग फॉर्म में मसल को आप क्या बोलते हो? स्पिंक्टर बोलते हो। अब ये स्पिंक्टर करता क्या है? जब ये रिलैक्स करता है ना तो ये ओपन हो जाएगा और फिर खाना यहाँ आ जाता है। तो आपने हर जगह पे स्पिंक्टर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है बेटा? यहाँ पे अगर स्पिंक्टर नहीं लगाओगे ना तो यहाँ का एसिड ऊपर आ जाएगा। ठीक है। और हमको हर जगह स्पिंक्टर लगाना ही होता है क्योंकि आपको देखना है कौन सी चीज अंदर घुसेगी, कौन सी चीज बाहर निकलेगी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने स्पिंक्टर लगा रखा है। जब ये स्पिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा तो खाना अंदर स्टमक के अंदर आ जाएगा। इतना डन। ठीक है। आगे बढ़े। ओके। अब जो स्टमक है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके अपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। एक बड़ा सा ऑर्गन है। जब इसमें खाना आता है तो एक्सपेंड हो जाता है। और जो स्टमक की आपकी वॉल है, मस्कुलर वॉल, वो आपके डाइजेस्टिव जूसेस को खाने के साथ में मिक्स कर देती है। ऐसा ऐसा होता रहता है। ठीक, इतना डन। ठीक है। स्टमक का ना दूसरा नाम होता है गैस्टर। ठीक है। और इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनको आप बोलते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इतना ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं जिनको आप बोलते हो गैस्ट्रिक जूस। स्टमक का नाम क्या है? गैस्टर। उसने ग्लैंड कौन सा बनाया? गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसने जूस कौन सा बनाया? गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है। अब देखो इतना भयानक एसिड है HCl, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एक नॉर्मल बंदे को जला दे। ठीक है। तो इमेजिन ये पेट को नहीं जलाएगा क्या? तो मान लो ये तुम्हारा पेट है। इस पूरे पेट में ना हमने एक स्टिकी सब्सटेंस लगा रखा है इनर वॉल पे। ठीक है। जिसको आप बोलते हो म्यूकस।
ये जो आपका म्यूकस है ये HCl के एक्शन से तुम्हारे स्टमक को बचाता है। तो स्टमक की अंदर की वॉल जल ना जाए उससे बचाने के लिए आपने यहाँ पे क्या लगा रखा है, म्यूकस लगा रखा है, विच इज अ स्टिकी सब्सटेंस। इतना क्लियर? तो आपको म्यूकस का फंक्शन क्लियर हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको बोला HCl रिलीज, HCl इतना डैमेज करने वाला, इतना आतंकी चीज है, तो हमने HCl रख क्यों रखी है? मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम मतलब जो प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लिटिक मतलब तोड़ना, तो उसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन ना पेप्सिन के फॉर्म में नहीं बनता है, ये बनता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में। पेप्सिनोजन ना इनएक्टिवेटेड स्टेज में और पेप्सिन एक्टिवेटेड स्टेज में। अगर आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना है तो आपको पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यही पेप्सिन आपके प्रोटीन को तोड़ता है। अब पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करेगा? HCl। अब आई बात समझ में? हमको HCl इसलिए चाहिए ताकि आपका पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और जब ये पेप्सिन बन जाएगा तभी आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। दूसरी चीज, इसके अलग ही नाटक है, इसको एसिडिक माहौल में काम करना होता है, तो वो एसिडिक माहौल भी कौन देगा? HCl ही देगा। उसके अलावा HCl एक और एडिशनल काम कर देता है कि मान लो तुम्हारे खाने के साथ में गलती से कोई माइक्रोब वाइक्रोब आ गया, ये उसको भी डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, उसको भी खा जाएगा। डन। ठीक है, तो म्यूकस का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। HCl का काम क्या है? टू एक्टिवेट योर पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाना, टू गिव एसिडिक मीडियम सो दैट योर पेप्सिन कैन वर्क एंड टू किल द माइक्रोब विच आर कमिंग इन विद योर फूड। और पेप्सिन का काम क्या है? टू डाइजेस्ट योर प्रोटीन। अब प्रोटीन डाइजेशन कैसे होगा पेट में, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मुंह में डाइजेशन शुरू हुआ, किसने करा? सलाइवरी एमाइलेज ने, और वहां पे क्या डाइजेस्ट हुआ है? शुगर। पॉलीसेकेराइड स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू डाइसेकेराइड माल्टोस। अब पेट में क्या डाइजेस्ट होगा? पेट में डाइजेस्ट होता है प्रोटीन, और सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, उसके अलावा कुछ और डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सलाइवरी एमाइलेज था वो 6.8 पीएच पे काम कर रहा था। जैसे पेट में आया ना खाना, यहाँ पे पीएच 2 के आसपास हो गया है। अब इस पीएच पे सलाइवरी एमाइलेज डीएक्टिवेट हो गया, तो सलाइवरी एमाइलेज अब काम नहीं कर रहा है भाई साहब, वो हो गया, बस उसका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक एंजाइम काम करेगा, उसका नाम क्या है? पेप्सिन। अब वो क्या करेगा वो सुनो। आपके प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है पेप्सिन, और पेप्सिन बना के रख देगा प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स। क्या बनेंगे? प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, मान लो प्रोटीन इतनी बड़ी चीज है, तो ये जो तीनों चीजें हैं वो इतनी है, और अभी हम इनको और छोटा करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन को इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बस इतना ही हुआ है भाई साहब पेट में। ठीक, आगे बढ़े। अब सुनो आगे क्या होता है। अब यहाँ पे भी हमने एक स्पिंक्टर लगा रखा है, ये जब रिलैक्स करेगा तो खाना कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अब पूरा खाना एसिडिक है, पहले तो हमको उसको एल्केलाइन करना है भाई। ठीक है, क्योंकि अब जो भी एंजाइम आएंगे वो एसिडिक माहौल में काम करना नहीं जानते। तो पहले तो जब ये खाना यहाँ आएगा, जब ये स्पिंक्टर रिलैक्स होगा तो खाने को हम यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देते हैं, और उस खाने को अभी हमको एल्केलाइन करना है। एल्केलाइन करने का काम अलग है अभी। ठीक है, वो समझेंगे। अब सुनो आगे और क्या बात बोल रखी है। आगे बोल रखा है एसिडिटी की बात। एसिडिटी क्या होती है? मान लो तुम्हारे पेट में बहुत ज्यादा HCl बन गया, ठीक है, तो तुमको जलन होने लग जाती है, क्योंकि म्यूकस जलने लग जाता है, और म्यूकस खराब हो जाएगा तो इनर वॉल के जो सेल है वो भी डैमेज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो जलन मचती है, और ये जलन अगर बहुत समय तक रही तो तुम्हें पेट में छाले हो जाएंगे, जिनको आप गैस्ट्रिक अल्सर बुलाते हो। ठीक है, मुंह के जो छाले होते हैं उनको ओरल अल्सर बुलाते हैं, और जो पेट के छाले हैं उनको गैस्ट्रिक अल्सर बुलाते हैं। ठीक है भाई। ठीक। अब तुम्हारा स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होकर तुमने खाने को यहाँ डाल दिया। अब ये आपका यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ना 3 तरीके के जूसेस होते हैं। एक जूस आता है इससे, जिसका नाम है पेनक्रियास, जिस जूस को आप बोलते हो पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ डाल दिया हमने। ठीक है, दूसरा आता है इससे, ये है लिवर। लिवर ने जो जूस बनाया उसका नाम है बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है ये हम इसको दे देते हैं, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। ये इसको स्टोर भी करता है, और ये इसको कंसंट्रेट करता है, गाढ़ा करता है, और फिर ये इसको यहाँ डाल देता है। तो बाइल जूस डाल दिया और पेनक्रियाटिक जूस डाल दिया। इसके अलावा इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको आप इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोलते हो, वो भी अपना जूस इधर डाल देते हैं। तो देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने तरीके के जूसेस आ रहे हैं? 3 तरीके के जूसेस। पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस एंड इंटेस्टाइन का खुद इंटेस्टिनल जूस। इतना क्लियर हुआ? आपकी जो इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन, ये लगभग 3 मीटर के आसपास की होती है, तो हमने इसको बहुत ज्यादा कॉइल करा रखा है, वरना वो इतने से स्पेस में आएगी नहीं। इतना डन है। अब स्मॉल इंटेस्टीन पे क्वेश्चन आता है कि भाई साहब स्मॉल इंटेस्टीन किसकी लंबी किसकी छोटी? आपके जो हर्बीवोर है वो घास खाते हैं, घास में होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है भाई, अत्यंत मुश्किल। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर हमको स्मॉल इंटेस्टाइन को लंबा करना पड़ेगा। तो जो हर्बीवोर है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कंपेरेटिवली लंबी होती है, और जो आपके कार्निवोर है वो क्या खाते हैं बेटा जी? वो खाते हैं क्या? मीट। और मीट को डाइजेस्ट करना इजी होता है, इसीलिए कार्निवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी छोटी होती है। ये एक क्वेश्चन आता है इससे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है भाई, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो है आपका सारा करता धरता। देखो पेट में आपने प्रोटीन डाइजेस्ट करा, यहाँ पे आपने पॉलीसेकेराइड डाइजेस्ट करा, बाकी और भी तो चीजें हैं भाई, और ये भी पूरी पूरी डाइजेस्ट नहीं करी अभी आपने, तो अब बाकी सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट जहां पे आप सब कुछ डाइजेस्ट होगा और सब कुछ एब्जॉर्ब होगा। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ना ऐसे ऐसे से स्ट्रक्चर्स बना रही है। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको आप विलाई बुलाते हो। इस विलाई में ब्लड वेसल भी होती है और लिम्फ वेसल भी होती है। ब्लड वेसल में ब्लड बहता है, लिम्फ वेसल में लिम्फ बहता है, और दोनों खाना ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। बस ब्लड वेसल में अलग चीजें ट्रांसपोर्ट होती है और लिम्फ वेसल में अलग चीजें। जो काम ब्लड नहीं कर पाता ना वो काम लिम्फ करता है। तो ये जो आपकी स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको आप क्या बुलाते हो? विलाय। और विलाय इतना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है बेटा ताकि आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो आप क्या बोलोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों पूछे कि भाई साहब क्यों है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि वहां पे विलाय प्रेजेंट है, और वो विलाय सरफेस एरिया को इतना इंक्रीज कर सकती है कि आप भर भर के आराम से वहां पे सब कुछ एब्जॉर्ब कराओ, और एब्जॉर्ब करा के डालोगे कहाँ? ब्लड वेसल के अंदर। तो इसका मतलब विलाय ने सरफेस एरिया भी इंक्रीज करा है, और विलाय हाईली वेस्क्यूलर है, मतलब उसमें भर भर के ब्लड है, ताकि तुमको जो डालना है वो डालो, हम सप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, विलाय पे बहुत बार क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। इतना डन? आगे बढ़े, चलो भाई। अब मैंने आपको क्या बोला था शुरू शुरू में कि जो खाना यहाँ पर आया वो एसिडिक है, पहले उस खाने को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एल्केलाइन में कन्वर्ट करेंगे। वो कौन करता है? ध्यान से सुनना। यहाँ से कौन सा जूस आया था? बाइल जूस। बाइल जूस में ना कोई एंजाइम नहीं होता है। सबसे बढ़िया बात यही है उसकी कि उसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस में दो चीजें होती है बेटा, एक होता है बाइल सॉल्ट और एक होता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट तो रंग देते हैं आपके सुसु पॉटी को, ठीक है, और बाइल सॉल्ट जो है, सॉल्ट है, ऊपर से क्या आ रहा है? एसिड आ रहा है, तो ये तुम्हारे एसिडिक को न्यूट्रलाइज करके एल्केलाइन कन्वर्ट कर दे। तो अगर आपसे पूछे कि जो खाना पेट से आया उसको एल्केलाइन किसने करा? बाइल सॉल्ट ने करा। और बाइल सॉल्ट कहां से आ रहे हैं? बाइल जूस से। इतना डन है? मैंने आपको अभी पहला काम बताया बाइल जूस का, एक और काम है अभी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इतना डन? आगे बढ़े भाई साहब, चलो। अब आगे बात करते हैं और क्या काम हो रहा है। ठीक है, अब ना आपके दो जूसेस आए। बाइल जूस तो हो गया, उसका एक काम बता दिया, एक और बता दूंगी। फिर पेनक्रियाटिक जूस है और फिर इंटेस्टिनल जूस है। अब तीनों जूसेस लगेंगे, अपना अपना काम करेंगे। पहले बाइल जूस की शुरुआत हो गई तो वही कर लेते। बाइल जूस ना, उसमें कोई एंजाइम नहीं है, फिर भी उससे क्वेश्चन आता है, बार बार पूछते हैं कि भाई साहब जब इसमें कोई एंजाइम नहीं है फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। अब ये फैट का इमल्सिफिकेशन ये कौन सी बला है? ध्यान से सुनो। आपके जो फैट है ना वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, और जब तक कोई चीज पानी में सॉल्युबल नहीं होती ना तब तक कोई एंजाइम उस पर काम कर ही नहीं पाएगा। इतना क्लियर है? अब हमको फैट को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो पानी में सॉल्युबलाइज हो जाए, सॉल्युबल नहीं हो तो फ्लोट तो करे ताकि तुम्हारा एंजाइम आके काम करे। ठीक है, अब होता क्या है, आपके जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ऐसे दिखेंगे, उसमें ये हेड है और ये टेल है। तो मान लो ये तुम्हारा लार्ज फैट ग्लोब्यूल, एक बड़ा सा फैट है, इसके ऊपर आपके बाइल सॉल्ट आके ऐसे लग जाते हैं, पूरे ऐसे लग जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इन्होंने तारा सा कुछ बनाया है, ठीक है, ये क्या बनता है? इसको मिसल बुलाते हैं। और ये जो मिसल है ये अब एक्वस एनवायरनमेंट में फ्लोट करते हैं। और ये जो आपने किया है ना कि आपने एक इमल्शन क्रिएट कर दिया है फैट का, जो कि इंटेस्टाइन के एक्वस एनवायरनमेंट में फ्लोट करता है, इसी को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब ये इमल्सिफिकेशन की वजह से बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब ये जो छोटे फैट ग्लोब्यूल है उसके ऊपर आपका एंजाइम आता है, और वो एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। और ये लाइपेज कहां से है? पेनक्रियाटिक जूस से। तो अब आपका जो इमल्सिफाइड फैट है, छोटा फैट ग्लोब्यूल है, उसके ऊपर आता है पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक लाइपेज, और वो उसको कन्वर्ट कर देगा इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। और यही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अब आप लिम्फ वेसल के अंदर डाल दोगे। ये आपकी विलाय थी, और विलाय में लिम्फ वेसल थी, उसमें डालेंगे, और वो जो लिम्फ है वो उसको डिलीवर करेगा सेल टू सेल। क्यों भाई? ब्लड वेसल में क्यों नहीं डाला? साइज बड़ा होता है यार, ब्लड वेसल में घुस नहीं पाते हैं, इसीलिए लिम्फ वेसल में डाला। इतना क्लियर हुआ? तो आपको समझ में आया कि बाइल जूस का काम क्या था? पहला तो वो एल्केलाइन एनवायरनमेंट दे रहा था कि भाई साहब तुम एसिडिक खाना लेकर आए हो, मेरे को पहले इसको न्यूट्रलाइज करने दो। तो पहले तो उसने एल्केलाइन एनवायरनमेंट दिया, और दूसरा उसने फैट का इमल्सिफिकेशन करा। कैसे? ताकि इमल्सिफाइड फैट के ऊपर आपका लाइपेज एक्ट कर सके, मतलब वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है इस एंजाइम की। ये एंजाइम तभी काम करेगा जब ये होगा, और ये किसने करा? बाइल सॉल्ट ने। और वो कहां से है? बाइल जूस से। फैट का डाइजेशन क्लियर हो गया। अब आता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अब आप कार्बोहाइड्रेट में मेजर कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च खा रहे थे, आपने पूरी स्टार्च डाइजेस्ट नहीं करी थी बेटा पेट के अंदर और इसोफेगस में। तो अब पहले स्टार्च को हम और डाइजेस्ट करेंगे। इसके डाइजेशन के लिए एंजाइम आएगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ऊपर कौन सा था? सलाइवरी अमाइलेज। अब कौन सा आया? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो देखो ये भी लाइपेज भी पेनक्रियास से आया था, और ये अमाइलेज भी पेनक्रियास से आ रहा है। अब ये स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज के अंदर। इतना डन?
माल्टोस के ऊपर अब एक्ट करता है माल्टेज, और ये बना देता है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, और ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे विलाय के ब्लड वेसल में। अब जरूरी तो है नहीं कि भाई साहब हमने सिर्फ स्टार्च वाली शुगर खाई है, हम कोई और शुगर भी तो खा सकते हैं। मान लो हमने खाई सुक्रोज, सुक्रोज है टेबल शुगर, चीनी, जो नॉर्मल चीनी जो होती है आपकी, उसके ऊपर एक्ट करता है सुक्रेज, और वो इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, और ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे विलाय के ब्लड वेसल में। मान लो आपने खाई लैक्टोज, लैक्टोज है तुम्हारी वो दूध वाली शुगर, उसके ऊपर एक्ट करता है लैक्टेज, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे तुम्हारे विलाय के ब्लड वेसल में। इतना क्लियर है? ये सबसे बड़ा था, ये छोटे फॉर्म्स है, और ये फिर सबसे छोटे फॉर्म्स है। ठीक है, तो एक रिएक्शन तो ये हो गई भाई साहब, ठीक है, जिसमें आपने पेनक्रियाटिक अमाइलेज को काम करा के फिर माल्टेज को बुलाया। कभी कभी सीधा इतने फॉर्म्स भी हम खाते हैं और इनके ऊपर फिर ये आता है। ये तीनों एंजाइम कहां से है? ये तो पेनक्रियास से आया था, ये तीनों इंटेस्टिनल जूस से आए हैं। तो ध्यान रखना, ऊपर वाला लाइपेज पेनक्रियास से आया था, ये वाला अमाइलेज पेनक्रियास से आ रहा है, और ये तीनों कहां से आ रहे हैं? इंटेस्टिनल जूस से आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्च क्या था? पॉलीसेकेराइड। ये तीनों क्या है? डाइसेकेराइड। और ये सारे क्या है? मोनोसेकेराइड, जो कि सबसे छोटे हैं, और ये तुम्हारी बॉडी के अंदर विलाय के ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर का डाइजेशन कंप्लीट। अब पढ़ते हैं प्रोटीन। तुमने पेट में क्या बनाया था यार? तुमने प्रोटीन से बनाए थे प्रोटियोजेस, पेप्टोन और लार्ज पॉलीपेप्टाइड। उसके ऊपर आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन आया अगेन कहां से? पेनक्रियास से। तो मतलब ये और ये तीनों कहां से आ रहे हैं? पेनक्रियास से आए हैं। ट्रिप्सिन उससे बना देता है डाइपेप्टाइड। अब मान लो ये एक बड़ी चीज थी, इससे छोटी चीज है डाइपेप्टाइड। इसके ऊपर एक्ट करता है डाइपेप्टाइडेज। कौन करेगा? डाइपेप्टाइडेज, और वो इसको बना लेगा अमीनो एसिड सबसे छोटी यूनिट में, और ये अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएंगे कहाँ? विलाय के ब्लड वेसल के अंदर। डन भाई, करा लिया। फैट का डाइजेशन हो गया, सेकेराइड का डाइजेशन हो गया, और तुम्हारे प्रोटीन का डाइजेशन भी हो गया। डाइजेशन कर लिया, एब्जॉर्ब करा दिया विलाय में। अब तुम्हारा जो ब्लड और लिम्फ है वो उसको सेल टू सेल डिलीवर करेंगे, सेल उसको यूज कर लेंगे ताकि वो अपने नए नए टिश्यू बना सके, अपने पुराने टिश्यू को रिपेयर कर सके। अब भाई साहब हमने हर चीज तो डाइजेस्ट करी नहीं है, हमने हर चीज को एब्जॉर्ब भी नहीं करा है, तो जो अनएब्जॉर्ब्ड और जो अनडाइजेस्टेड चीज है उसको हम कहाँ भेज देंगे? अब लार्ज इंटेस्टीन में। और लार्ज इंटेस्टीन में फिर फर्दर क्या क्या चीजें होती है, उसमें हम पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, मिनरल एब्जॉर्ब कर लेंगे, और कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब कर देंगे। और ये लार्ज इंटेस्टीन एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करती है जिसका नाम है म्यूकस। वो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है उसको चिपका के एक सॉलिड फीसेस तैयार करेगी, जिसको आप पॉटी बुलाते हो या ह्यूमन एक्सक्रीटा बुलाते हो। और उसको फिर हम क्या करेंगे? देखो, ये स्मॉल इंटेस्टीन था, ये पूरा लार्ज इंटेस्टीन है, इसका ये वाले पार्ट को रेक्टम बुलाते हैं। रेक्टम में हम वो पॉटी को स्टोर कर लेंगे। फिर है तुम्हारा एनस। अब एनस में भी रिंग फॉर्म में मसल है, स्पिंक्टर। एक होती है इंटरनल स्पिंक्टर, एक होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर। इंटरनल वाला इनवॉलेंट्री है, तुम्हारे बस में नहीं है, ठीक है, ब्रेन से सिग्नल आएगा तब खुलेगा। फिर एक्सटर्नल वाला वॉलेंट्री है, फिर तुम सिग्नल दोगे और जब इच्छा हो तब आराम से पॉटी को रिमूव कर दो। इस तरीके से हमने एनल स्पिंक्टर को रिलैक्स करा के फिर बाद में अनडाइजेस्टेड फूड को या फीसेस को बाहर निकाल दिया बाय द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन। ये डन हुआ, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इजेक्शन भी हो गया है, ये वाली सारी बातें मैंने आपको बताई दी है, कुछ मिस तो नहीं हो गया हमारा? ठीक है, डायग्राम आप देख लेना, ये पेनक्रियाज है, ये सारी हमने बातें कर ली है। ठीक है, ये अपेंडिक्स के बारे में बोल रखा है, अपेंडिक्स हमारे किसी काम का नहीं है, वेस्टिजियल हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा एक ये येलो बॉक्स जिसमें दे रखा है डेंटल केरीज क्या होता है। पहले दांत को देखो यार, ये तुम्हारे दांत का स्ट्रक्चर है। दांत के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। वो वाला पार्ट जो तुमको दिखता है ना दांत का, उसको क्राउन बुलाते हैं। वो वाला पार्ट जो तुम्हारे मसूड़ों में है, गम्स में है, उसको हम बुलाते हैं नेक वाला पार्ट। और तुम्हारे जॉ की जो बोन के अंदर पार्ट धसा हुआ है वो वाला तुम्हारा रूट वाला पार्ट। तो तुम तो 1/4 पार्ट भी नहीं देखते हो दांत का। ठीक है, तुम्हारा जो क्राउन वाला पार्ट है वो 2 चीजों से बना हुआ है, इनेमल एंड डेंटाइन। इनेमल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। और ऐसे मान लो डेंटाइन इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसे मान लो। और ये होती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में होती है तुम्हारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स। इतना डन है? अब मान लो तुमको ब्रश ब्रश करने की आदत नहीं है रात में, ठीक है, तो मान लो रात में तुमने खाना वाना खाया, और शुगर तो होता ही खाने में, ठीक है, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया तो प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया शुगर के ऊपर एक्ट करते हैं और बनाएंगे एसिड। वो एसिड धीरे धीरे ना इस एनिमल को खाली करने लग जाता है, मतलब इसमें से कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट निकालने लग जाएगा। तो वो डीमिनरलाइज हो जाता है और वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। इसी को आप डेंटल केरीज या टूथ डिके बोलते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, वो बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो तुम्हारे खाने के साथ में चिपक जाएंगे, और चिपक के एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको डेंटल प्लेक बोलते हो। और वो डेंटल प्लेक तुम्हारे पूरे दांतों को कवर करके दांतों को येलो कर देगा। ठीक है, अब जो सलाइवा है वो तुम्हारे टीथ के सरफेस पे पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि उसके ऊपर प्लेक लगा हुआ है, और तुम्हारा एसिड कभी न्यूट्रलाइज नहीं होगा और धीरे धीरे दांत खराब होते जाएंगे। अगर आप ढंग से ब्रश करोगे तो प्लेक को रिमूव करा जा सकता है,
ठीक है। और अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हो गए तुम्हारे दांतों के ऊपर, तो वो धीरे धीरे पल्प कैविटी में घुस जाते हैं। फिर पल्प कैविटी में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, ये सब हो जाएगा। फिर हो सकता है रूट कैनाल वगैरह वो भी कराना पड़ जाए। इसीलिए सुबह शाम ब्रश करो। ठीक है। डन भाई, हमारा ये पार्ट हो गया। इसमें से हमने सब कुछ पढ़ ही लिया है। कुछ मिस कर दिया हो तो मेरे को बता देना यार कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो इसी के साथ में हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अलोंग विद ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा वीडियो होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन। तो आज या कल या परसों में वो हम डाल देंगे। ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू। हैव ए गुड डे।